तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक्ट शुरू किया था, है ना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और उसमें हमने परिभाषा तक पहुंच गए थे अपन, है ना, जिसमें आज हमको देखना था 2(1), है ना। एक परिभाषा देखनी है, या ऐसे समझ लें धारा जो है आपका, धारा कौन सी है, 2(1), है ना, ठीक है। और इसमें जो कहा गया है वो ये है, आवश्यक वस्तुओं के घोषणा करने की शक्ति, है ना, आवश्यक वस्तुओं के घोषणा करने की शक्ति, ठीक है। पावर ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक। आवश्यक वस्तुओं के घोषणा करने की शक्ति इसमें बताई गई है। तो इसमें ना कुछ बातें समझते हैं बेटा, पहले देखिए। सबसे खास बात तो ये है, इसको अगर हम समझेंगे तो पहली बात याद रखें कि जो आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु की कोई परिभाषा इस एक्ट में नहीं दी गई है, समझ रहे हैं। There is no any definite definition is given for the essential commodities, ठीक। कोई इसमें निश्चित परिभाषा नहीं दी गई इस एक्ट में। प्रश्न ऐसे पूछता है कि क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इस अधिनियम में आवश्यक वस्तु की को परिभाषित किया गया है। तो साधारण हम सोचते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम है तो इसमें परिभाषित किया गया होगा, बट ऐसा नहीं, ठीक। सेक्शन 2(1) जो है वो ये कहता है आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति, ठीक है। पावर ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज। फर्स्ट वी नीड टू नो दैट देयर इज नो एनी डेफिनेट डेफिनेशन इज गिवन फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज। कोई इसकी निश्चित परिभाषा नहीं, बस ये इतना कहता है कि आवश्यक वस्तु वे होंगी जो इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित, समझ रहे हैं। सेक्शन 2(1) कहता है द एसेंशियल कमोडिटीज विल बी which are listed in the schedule of this act। ये एक्ट ये कहता है, ये धारा 2(1) ये कहता है कि आवश्यक वस्तु वे होंगी जो इस अनुसूची, जो इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित है। मैंने कल आपको बताया था कि एक अनुसूची है इस एक्ट में, 16 सेक्शंस है, और एक स्केड्यूल है, एक अनुसूची है, और इसी अनुसूची में वो सूची दी गई है कि आवश्यक वस्तु किसे कहा जाएगा। तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ये केवल इतना कह रहा है कि द कमोडिटीज विच आर लिस्टेड इन द स्केड्यूल्स विल बी द एसेंशियल कमोडिटीज फॉर दिस एक्ट। मेरी बात समझ रहे हैं। अब तो वही आवश्यक वस्तु होंगी, तो प्रश्न उठता है कि आवश्यक वस्तु कौन कौन से हैं उस अनुसूची से, या उस अनुसूची में कौन कौन सी आवश्यक वस्तु बताई गई है, ठीक है। तो ध्यान दें, आवश्यक वस्तु कौन कौन सी होगी, समझ पा रहे हैं सारी चीजों। आवश्यक वस्तु कौन कौन सी होगी, तो आप खुद देखें कि जो आपको लगता है कि ये बहुत एसेंशियल है, ये सबको मिलना चाहिए। यहां आवश्यक कहने का मतलब हमारे आपके लिए आवश्यक नहीं, वो चीज जो एलीट वर्ग को तो आसानी से मिल सकती है, संपन्न वर्ग आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब तबका उसको आसानी से हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत जरूरी चीजें वो आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आएंगी। जैसे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, कोई भी दवाई खरीदना है, टाटा बिरला अंबानी तो खरीद लेंगे, है ना। समस्या किसको आएगी, गरीबों को, मिडिल क्लास को, आम जनता को। तो इसीलिए सबसे ऊपर इसमें रखा गया औषधि, ठीक है, ड्रग्स, समझ रहे हैं। औषधि जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आएगी, ठीक है, औषधि फर्स्ट। दूसरा है इसमें खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ्स, खाने पीने की चीजें, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ, ठीक।
जब खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं तो इसी में तेल, तिलहन, ठीक है ना, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, ठीक है ना, जितने प्रकार के तिलहन होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जब इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था आप लोगों को कि तिलहन कितने प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के तिलहन होते हैं। तिलहन ऐसी फसलों को कहा जाता है जिनसे एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल प्राप्त होता है। तो एक तो तेल बोल रहा है जो एक्चुअल मतलब जो निकाला जा चुका है, और एक तिलहन मतलब वो फूड वो रेपसीड क्रॉप्स को बोल रहा है जिससे तेल निकालना है। मेरी बात समझ रहे ना? तो तेल मतलब जो निकला हुआ है, समझ गए ना, और तिलहन मतलब फसल, समझ रहे बात? तो खाद्य पदार्थ, तेल, तिलहन, ये भी इसी में आएंगे। ठीक, अगली चीज देखें, औषधि के बाद खाद्य पदार्थ हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे, तिलहन हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद से आपका जो वनस्पति बीज होंगे, ठीक है ना, वेजिटेबल सीड्स, ठीक है ना, किसी प्रकार की वनस्पति के बीज, जैसे एक कृषक को बीज चाहिए ना भाई, अलग अलग प्रकार की वनस्पति उगाने के लिए, सब्जी भाजी इन सब चीजों के लिए। ठीक, इसके अलावा आपका कपास के मजबूत धागे, ठीक है ना, कपास के धागे कपड़े उपड़े के लिए, ठीक है ना, कपास के मजबूत धागे, ठीक है, यैन ऑफ कॉटन बोलेंगे, YARN, यैन ऑफ कॉटन। ठीक, इसके बाद से बिनौला, बिनौला कॉटन सीड्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कॉटन सीड्स, समझ रहे हैं? अब इन सब के बाद भी क्या चाहिए हमको? एक पेट्रोल, ठीक है ना, सब एवं पेट्रोलियम, पेट्रोल हो गया एवं पेट्रोलियम हो गया परिवहन के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? औषधि हो गई, इसको याद करना है अपने को, है ना, औषधि हो गई, दवाई चाहिए तो सब कोई को, उसके बाद दवाई के साथ साथ क्या चाहिए? खाना चाहिए। एक किसान को क्या चाहिए? सारे बीज चाहिए, ठीक है ना, कपास के मजबूत धागे कपड़े उपड़े के लिए, ठीक है ना, बिनौला हो गया कॉटन सीड्स ताकि कपास को और उगाया जा सके, उसके बाद से पेट्रोल एंड पेट्रोलियम। ये जो है आपका, ये लिस्ट जो है वो बताई गई है आपका अनुसूची 2 में, इनको आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये आवश्यक वस्तु की श्रेणी में। ठीक, इस सेक्शन को ध्यान से सुने, समझे कि ये कहता है आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति। तो आवश्यक वस्तु की परिभाषा नहीं दी गई, वही वस्तुएं आवश्यक वस्तु होंगी जो अनुसूची में बताई गई है, और अनुसूची में ये वस्तुएं बताई गई। तो शक्ति किस चीज की है? याद रखें कि ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति, तो याद रखें आवश्यक वस्तुओं के घोषणा करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। समझ रहे हैं? आवश्यक वस्तुओं के घोषणा करने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक, और जब घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है इसका मतलब क्या है? जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, ये जो सूची दी गई है, ठीक, केंद्र सरकार इस सूची में संशोधन कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये जो आवश्यक वस्तु की सूची दी गई है, इट कैन बी अमेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार इस सूची में संशोधन कर सकती है। अब केंद्र सरकार अगर इस सूची में संशोधन करेगी तो क्या करेगी? या तो इस सूची में जो आवश्यक वस्तुओं की संख्या है उसको बढ़ा सकती है, कुछ और जोड़ सकती है, या लगे कि भाई कोई चीज आवश्यक वस्तु नहीं है तो उसको हटा भी सकती है। बात समझ रहे हैं? तो सूची में संशोधन कर सकती है, और खास बात यह है कि इससे वो आवश्यक वस्तु को इस सूची में जोड़ सकती है, ठीक है, या फिर किसी वस्तु को सूची से हटा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो सूची में जोड़ सकती है या सूची से हटा सकती है।
समझ पा रहे हैं ना? मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके संदर्भ में पूरी शक्ति प्राप्त किसको है? केंद्र सरकार को प्राप्त। केंद्र सरकार ही इस अनुसूची में संशोधन करेगी, या तो नई वस्तु को जोड़ देगी या किसी पुरानी वस्तु को हटा देगी। अब खास बात देखें, अगर मान लें कि केंद्र सरकार ऐसा करती है तो ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसा किया जा सकता है। यह संशोधन जो है केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कर सकती है। ठीक है ना? राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। खास बात याद रखेंगे, नोट करके इसको लिखें। अगर केंद्र सरकार कोई भी वस्तु को इसमें जोड़ती है अधिसूचना जारी करके, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारी वस्तुएं हैं, ठीक, इसके साथ केंद्र सरकार किसी और वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में जोड़ देती है, मान लो, ठीक है, जैसे अभी के समय पर चल रहा है मास्क को जोड़ देती है, मान लो हर जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है वही, मान लो तो मास्क को भी जोड़ देती है। तो अगर किसी वस्तु को ऐड करेगी इस लिस्ट में, तो याद रखिए उस वस्तु की आवश्यक वस्तु कहलाने की मियाद जो होगी वो 6 माह होगी अधिकतम। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर केंद्र सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करती है जो अभी इस सूची में है, इसके अलावा अगर किसी नए को जोड़ती है तो वो आवश्यक वस्तु के दर्जे के रूप में 6 माह तक रहेगी, 6 मंथ, अधिकतम 6 माह। नहीं समझ पाए मेरी बात को? जैसे मास्क को जोड़ दिया, आज जोड़ दिया तो 6 माह तक आवश्यक वस्तु के रूप में रहेगी फिर। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो उस वस्तु की अवधि को 6 माह से आगे भी बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ाएगी? तो याद रखें, केंद्र सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में 6 माह से अधिक समय के लिए भी विस्तारित कर सकती है। समझ रहे हैं? 6 माह से अधिक समय के लिए भी विस्तारित कर सकती है। लेकिन कब? परिस्थिति क्या होगी? परिस्थिति ऐसी है कि अगर ऐसा लोकहित में आवश्यक है, ठीक है, इफ इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तब, ठीक। और कैसे करेगी? तो याद रखें, कारण बताकर। सरकार कारण बताएगी कि इसको हम लोग मतलब आवश्यक वस्तु की श्रेणी में क्यों रख रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक, तो केंद्र सरकार ये बताएगी कि भाई इसका कारण क्या है, रीजन क्या है इसका, ठीक। और कारण बता करके 6 महीने से ज्यादा भी इसका समय बढ़ा सकती है, ठीक है, लेकिन कारण बताना बहुत जरूरी होगा। ये आया समझ में पूरा? और याद रखें कि अगर सरकार कोई भी ऐसा संशोधन करती है तो अधिसूचना के माध्यम से करेगी, और जो भी अधिसूचना जारी होगी उसे संसद के समक्ष रखना अनिवार्य होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? एंड दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो संशोधन होगा या संशोधन के लिए जो अधिसूचना जारी होगी ये संसद के पास रखा जाए। बताया बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बहुत सिंपल सी बात है। सेक्शन 2(1) में हम चल रहे हैं जिसमें पावर ऑफ मेकिंग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में घोषणा करने की शक्ति दी गई है।
तो बहुत अगर इसको आराम से समझे तो पहली बात तो आवश्यक वस्तु की कोई परिभाषा नहीं है, ठीक। ये सेक्शन बस इतना कहता है कि आवश्यक वस्तु इस अधिनियम में वही होगा जो अनुसूची में बताई गई, शेड्यूल में बताई गई। और अनुसूची में क्या बताई गई? सबसे पहले तो दवाइयां, औषधि, जितनी भी दवाइयां हैं वो सब आवश्यक वस्तु होंगी, ठीक। मतलब सरकार उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है, आगे आप देखेंगे। इसके बाद खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में खाद्यान्न भी आ जाएंगे, तेल भी आ जाएगा, तिलहन भी आ जाएगा। ध्यान रखेंगे कि खाद्य पदार्थ, जब भी फूड स्टफ्स की बात होगी तो उसमें गन्ना जो है ऑलरेडी शामिल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब जब मैं यहां पर जैसे खाद्य पदार्थ बोल रहा हूं ना, तो खाद्य पदार्थ में गन्ना ऑलरेडी शामिल रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? खाद्य पदार्थ में गन्ना शामिल रहेगा। ऐसा बोलने का अर्थ क्या समझे आप, बताओ मेरे को। अरे ससुरे शुगर नहीं बोल रहा हूं रे बैलो, नहीं, इधर सुनो, मैं बताऊं, खाते हैं इसलिए। सुनो सुनो बेटा, इधर सुनो मेरी बात। एक्चुअली जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स, यूजेस के बेसिस पर, उसके उपयोग के आधार पर वो दो प्रकार की होती है। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक होता है खाद्यान्न फसल, फूड स्टफ्स या फूड ग्रेन्स बोलते हैं उसको, और एक होता है कॉमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें। मेरी बात समझ रहे हैं? दो प्रकार की फसलें होती है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। फूड स्टफ्स या फूड क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर बेसिकली यूटिलाइजेस और प्रोड्यूस्ड फॉर द कंजम्पशन। वे फसलें जो सामान्यतः उपभोग के लिए तैयार की जाती है, खाने पीने के लिए उगाई जाती हैं, वो खाद्यान्न फसल में आती है। लाइक राइस, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, ये सब, दाल, दीज आर फूड स्टफ्स। राइस, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस, दीज आर फूड स्टफ्स। ये खाद्यान्न फसल है। हम चावल भले हम बेच ले, लेकिन उसको उगाने का मोटिव क्या है? खाना। ये खाद्यान्न फसल है। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बेचने के लिए लगाई जाती है, पैसे कमाने के लिए लगाई जाती है। उन्हें हम खाद्यान्न फसल नहीं बोल करके नकदी फसल, व्यापारिक फसल, क्योंकि इनको बेचेंगे तो व्यापार होगा, नगद आएगा हमारे पास। और आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार की फसलों को नकदी फसल कहा जाता है ना? देयर आर 6 मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स। 6 प्रकार की फसलें नकदी फसल होती है। समझ रहे? जैसे तिलहन, जितने भी आपका ऑयल सीड्स होंगे, तिलहन, वो सब क्या होंगे? आपका नकदी फसल। तेल पेरते हैं, थोड़ा बहुत यूज करेंगे अपन भी, लेकिन एक्चुअल क्या होता है? उसको बेचने के लिए। उत्तेजक, स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, उत्तेजक जैसे बीड़ी, मतलब तेंदुपत्ता वगैरह, है ना? तेंदुपत्ता ठीक है, उगा रहे हैं, लेकिन खुद ही सुट्टा थोड़ी मारते रहेंगे। उद्देश्य क्या है? उसको बेचना। मेरी बात समझ लो। फर्स्ट क्या हुआ? तिलहन। दूसरा क्या हुआ? उत्तेजक। उत्तेजक में क्या क्या आ जाएगा? है गांजा, है? तो ये सब क्या है? उत्तेजक फसलें। तो तिलहन, उत्तेजक। फिर शर्करा, शुगर रिलेटेड क्रॉप्स। शर्करा में क्या आएगा? बेसिकली गन्ना। समझ रहे हो? तो गन्ना कैसा फसल हुआ बताओ? व्यापारिक हुआ ना? वो खाद्यान्न फसल है क्या? नहीं। इसलिए यहां पर ये याद रखना है, फॉर दिस एक्ट, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट, शुगर केन इज कंसीडर्ड एज फूड स्टफ्स। समझ गए? तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, 3 फसलें हुई। रेशेदार, मसाला बागानी, रेशेदार, फाइबर क्रॉप्स,
रेशेदार मतलब जिससे रेशा निकलता है, जूट, मेस्ता, पटसन, कपास, ये भी कॉमर्शियल क्रॉप्स है। मसाला, स्पाइसेस, जितना भी मसाला आप देखते हो, है ना, वो सब क्या है आपका कॉमर्शियल क्रॉप्स है। बागानी फसलें, हार्टिकल्चर, चाय, कॉफी, ये सब, ठीक है, ये सब क्या है आपका व्यापारिक फसलें हैं। तो मूल बात आपको ये बताना था कि ये जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, फॉर दिस एक्ट गन्ना इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फूड स्टफ्स, ठीक है, ऑल्दो शुगर केन इज अ कॉमर्शियल क्रॉप्स। मेरी बात समझे, वो व्यापारिक होने के बावजूद इसमें जोड़ा गया, इसलिए इतना स्ट्रेस मैं दे रहा हूं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, वो समझ जाएगा कि क्यों इतना जोड़ दे रहे। समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपका औषधि होगा। तो इतनी, ये आपका क्या हो गया, आवश्यक वस्तु हो गए। अब एक्चुअल जो सेक्शन 2(1) है कि आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति के बारे में, तो शक्ति किसको प्राप्त है, आपका केंद्र सरकार। क्या शक्ति प्राप्त है कि केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की घोषणा कर सकती है। कैसे कर सकती है, सूची में संशोधन करके, या तो नई वस्तु जोड़ सकती है या किसी वस्तु को हटा सकती है। अगर नई वस्तु को जोड़ रही है तो जिस वस्तु को जोड़ेगी वो कितने अवधि के लिए अधिकतम होगा, 6 माह। ये याद रखना है, 6 माह की अवधि के लिए होता है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ाना है तो केंद्र सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन 2 चीजें, पहला वो लोकहित में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और दूसरा उसका एप्रोप्रिएट रीजन भी देना पड़ेगा, तब बढ़ाएगी उसको। बताएं समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलें, ये वाला सेक्शन खत्म। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैदा वैदा नहीं आएगा, सोयाबीन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ। हालांकि जो मैदा वैदा, अच्छा इसके लिए पूछ रहे हो क्या? है? नहीं तो खाद्य पदार्थ में क्यों डालोगे उसको, ये तो तिलहन दे दिया ना। या खाद्य पदार्थ में भी अगर आप देखना चाहोगे तो सोच सकते हो, उसको जोड़ सकते हो। लेकिन सोयाबीन जैसे आप बोल रहे हो, तो सोयाबीन तो आपका तिलहन में आता है ना। सोयाबीन, सोया ऑयल नहीं खाते हो क्या? रिफाइंड तेल नहीं खाया ससुरे? वही देता होगा, फल्ली तेल जाए, भैया तेल दे दो। तुमको तो तेल से मतलब है? अब वो तेल कौन सा है फर्क नहीं पड़ता। सोयाबीन तिलहन है ना जी, तो खाद्य में क्यों डालेंगे उसको? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका होता है ये, ठीक। अच्छा, आवश्यक वस्तुओं की सूची में संशोधन करने के लिए क्या सरकार को कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। कैसे कर सकती है? एक अधिसूचना, ये प्रश्न पूछा है ना पिछले वाले में, इसको याद रखेंगे, ठीक। ये सब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको मैं इतना जोर दे करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब चलते हैं इसमें अगला, धारा 3 सेक्शन 3, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये इस एक्ट का। और धारा 3 क्या कहता है, देखें, धारा 3 है आवश्यक वस्तुओं के, नंबर 1, उत्पादन, दूसरा प्रदाय यानी आपूर्ति, सप्लाई, तीसरा वितरण, और चौथा व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक। उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। उत्पादन मतलब हो गया प्रोडक्शन, प्रदाय मतलब सप्लाई, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और व्यापार एवं वाणिज्य मतलब उसकी खरीदी बिक्री, ठीक। पर नियंत्रण करने की शक्ति, ठीक है, पर नियंत्रण करने की शक्ति, ठीक है।
आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण करने की शक्ति, पावर ऑफ मेकिंग कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण करने की शक्ति। तो इसको दो हिस्सों में बांट करके देखते हैं। पहली बात कि नियंत्रण करने की शक्ति किसे प्राप्त है, ठीक है ना? Who is having the power of making control over these stuffs? इन सब चीजों पर नियंत्रण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आंख मूंद करके कहीं पर भी कोई शक्ति पूछे तो किसको ले लेना है? यस, केंद्र सरकार। एक चीज एकदम क्लियर रखना है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। एसेंशियल कमोडिटीज पर कोई भी पावर पूछे तो केंद्र सरकार, और कोई भी कार्य करने का अधिकार किस अधिकारी को तो पूछे तो कलेक्टर। समझ रहे? कहीं इसमें सोचने की जरूरत नहीं अगर कंफ्यूज करने के लिए कुछ कहे तो, ठीक है? तो नियंत्रण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है, ठीक? और कैसे प्राप्त है या क्या क्या शक्ति प्राप्त है, कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है, अगर इसमें हम देखें तो मैं थोड़ा मिटा करके ऊपर से लिख रहा हूं, है ना? ठीक है, देखें केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो पहले देखें, पहली शक्ति देखें, केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के प्रतिषेध एवं विनियमन की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन शक्ति प्राप्त है? तो सबसे पहले प्रतिषेध एवं विनियमन। मैं शब्द इसलिए ऐसा प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कानून है और शब्द वहां पर ऐसे प्रयोग करेगा। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मना करना, नकार देना, रोक देना, इस तरीके से, ठीक? और विनियमन मतलब रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो सबसे खास बात, केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के प्रतिषेध एवं विनियमन की शक्ति प्राप्त है। लेकिन किन परिस्थितियों में या क्या कारण होगा जब केंद्र सरकार किसी आवश्यक वस्तु को या आवश्यक वस्तु के उत्पादन, वितरण, इसको मना कर देगी कि भाई मत करो, ठीक है? या रेगुलेट करेगी कि कम करो या ज्यादा करो। तो सबसे पहली बात देखें, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं? द यूनियन गवर्नमेंट कैन में रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट द एसेंशियल कमोडिटीज। रीजन, द फर्स्ट रीजन इज फॉर इंश्योरिंग द सप्लाई और इनहेंसिंग द सप्लाई। आपूर्ति को बनाए रखने या उसको बढ़ाने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? केंद्र सरकार को लगता है, जैसे अभी इसका परफेक्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, लास्ट जो कोविड वेव चल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन आपने सुना हो, औषधि आवश्यक वस्तु में आ गया वो। तो जब आवश्यक वस्तु में आ गया तो केंद्र सरकार ने प्रतिषेध किया कि ये बाहर नहीं मिलेंगे, मतलब बाहर के मेडिकल्स में नहीं मिलेंगे, वो किया। फिर रेगुलेट भी किया कि इससे ज्यादा कीमत पर नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्रतिषेध क्यों कर सकती है? ताकि आपूर्ति बनाए रखे, फॉर इंश्योरिंग और इनहेंसिंग द सप्लाई। मेरी बात समझे ना? और ऐसा क्यों कर रही थी सरकार? ऐसा क्यों किया सरकार ने? उस औषधि की कीमत को क्यों तय किया?
फॉर इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ द ड्रग्स, उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, ये सप्लाई को बढ़ाने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल थोड़ा टफ सेक्शन है ये, है ना। दूसरा देखिए, देश की रक्षा के लिए, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द नेशन, ठीक है, देश की रक्षा के लिए कोई ऐसी वस्तु है जिसको रिस्ट्रिक्ट करना है देश की रक्षा के लिए, तो कर सकती है। तीसरा, सैन्य संरक्षा प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, समझ रहे हैं, सैन्य संरक्षा प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, फॉर इंश्योरिंग द कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस। मेरी बात समझ रहे हैं? सैन्य संरक्षा प्रक्रियाओं के संचालन के लिए मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सैन्य कार्यवाहियां हैं। मान लो, जैसे मान लो सेना को रसद पहुंचाना है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई है जब ऐसा लग रहा है युद्ध चल रहा है और सेना के पास रसद नहीं है, खाने पीने की सामग्री नहीं है, ग्रोसरी नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सेना के लिए जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो केंद्र सरकार उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि नहीं भाई ये मिलिट्री को जाएगा, अभी आम जनता को नहीं जाएगा, है ना, बिकॉज द नेशन कम्स फर्स्ट। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पुराने जमाने में आप देखते होंगे ना, राजा वाजा युद्ध लड़ने जाते थे तो अपना रसद लेकर के जाते थे, है? रसद कम पड़ गया, सेना कमजोर हो गई, मर गए सबके सब, ठीक है। यहां हमारी सेना के लिए कोई चीज ऐसी कमी नहीं पड़नी चाहिए, अगर संरक्षा प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जरूरी है तो। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके अलावा देख, अन्य कार्य क्या क्या कर सकती है, ठीक है, अन्य कार्य क्या क्या कर सकती है, तो ध्यान देंगे। नंबर 1, आवश्यक वस्तु के उत्पादन, ठीक, प्रदाय एवं व्यापार वाणिज्य के लिए लाइसेंस जारी किया जाना, ठीक है ना। आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या व्यापार वाणिज्य के लिए लाइसेंस जारी किया जाना। और क्या कर सकती है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार कैन इशू अ लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। लाइसेंस जारी कर सकते, जैसे औषधि है, ठीक, आपको बेचना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेकर के ही आप बेचोगे। कोई ऐसी चीज है जिसका आपको सप्लाई करना है, आप सप्लायर बनना चाहते हो, उसको भी सरकार कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, लाइसेंस के माध्यम से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये लाइसेंस जारी किया जाना। दूसरा, किसी भी भूमि, एनी टाइप ऑफ लैंड, किसी भी भूमि, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो या बंजर भूमि हो, बैरन लैंड, ठीक है, एनी टाइप ऑफ लैंड, इधर इट इज एग्रीकल्चरल और, ठीक है, BARREN, बैरन लैंड, किसी भी भूमि को एक विशिष्ट फसल के उत्पादन करने के लिए आदेशित कर सकती है,
समझ रहे हैं? किसी भी भूमि को किसी एक विशिष्ट फसल के उत्पादन करने के लिए आदेशित कर सकती है। ठीक है? द यूनियन गवर्नमेंट में इंस्ट्रक्ट टू प्रोड्यूस a specific crops in any land, either it is agricultural or barren land. मेरी बात समझ रहे हैं? समझ गए ना? मतलब जैसे आपके पास जमीन है, मान लो आप चावल उगाते हो, केंद्र सरकार को लग रहा है नहीं यार अभी चावल नहीं उगाना, पूरे देश को गेहूं की जरूरत है, बाध्य कर देगी आपको कि नहीं गेहूं ही उगाओगे आप, क्योंकि इसकी सप्लाई कम हो रही है देश में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस तरीके से बाध्य कर सकते। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी फसल के क्रय विक्रय की कीमत, फसल या वस्तु कर लीजिएगा, कीमत तय कर सकती है। बात समझ रहे हैं? द गवर्नमेंट में ऑल्सो डिसाइड्स द प्राइसेस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एनी क्रॉप्स और कॉमोडिटीज। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी वस्तु जो आवश्यक वस्तु है उसके खरीदे या बेचे जाने की कीमत भी तय कर सकती है। समझ रहे हैं कि इससे ज्यादा में नहीं खरीदा बेचा जा सकता, इससे कम में नहीं खरीदा बेचा जा सकता। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? इसका एग्जांपल एक आपके सामने रखता हूं। जैसे आप सुनते होंगे बहुत ज्यादा एमएसपी के बारे में, आप बहुत ज्यादा सुने एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। व्हाट इज एमएसपी? द रेट विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये कीमत है जो सरकार ने तय किया, केंद्र सरकार ने। इससे कम कीमत पर आप नहीं खरीद सकते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इस न्यूनतम कीमत से कम कीमत पर आप नहीं खरीद सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या है आपका, सरकार ने तय किया। और कितनी फसलों का तय होता है? 23 फसलों का, 23 क्रॉप्स विच बिलोंग्स टू द फूड स्टफ्स, जो खाद्यान्न में आती हैं। ठीक, उन फसलों की कीमतों को तय करती है सरकार, इसी सेक्शन 3 की वजह। ठीक, केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा सरकार किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को आदेशित कर सकती है कि वह अपनी उपज केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को बेचे। नियुक्त प्राधिकारी या संस्था को बेचे, ऐसा। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति को आदेशित भी कर सकती है कि वह अपनी उपज केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति, प्राधिकारी, संस्था, निगम को ही बेचे। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब बाध्य कर सकती है किसी व्यक्ति को कि उसकी जो उपज है उसको किसी और को नहीं बेच सकता, जिसको केंद्र सरकार ने कहा है उसी को बेचा जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? अब इसी से ना बेटा ये 3-4 चीजें बनेंगी, इसको समझना। मतलब आपको ये समझना है, जैसे सरकार ने तय किया कि भाई धान मंडी में आप बेचने जाते हैं कि जाते हैं मंडी में धान वान अपना, तो क्यों बेचने जा रहे हैं? बिकॉज दैट इंस्टीट्यूशन इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट फार्मर कैन सेल देयर प्रोड्यूस टू दैट मार्केट। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी के तहत तो केंद्र सरकार तय कर देगी या आदेश दे सकती है
कि एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल की जब बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में एज ए हर एक किसान भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। वो अपने सामान को कहां ले जाकर के बेचेगी? एनी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको सरकार ने कहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जाए वहां पर बेचे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब वहां पर जाएंगे और बेचेंगे तो कीमत कैसे मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना? देखें, थोड़ा सा बहुत बड़ा सेक्शन है ये, समराइज कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना? हाँ, कुछ पूछ रहे हो? मन ही मन में सर बोलते हो क्या रे? है? देख, तो बेच दिए है ना? तो जब बेचेंगे, मतलब केंद्र सरकार ने कहा, ठीक, इसको कहा मान लो हरियाली को, कि तुम अपना जो वो है क्या, फसल जो है तुम्हारा, मुझे बेचो। ऐसा मैं मान लो प्राधिकारी हूं जिसको कहा केंद्र सरकार, तो मुझे बेचोगे तो मैं पैसा भी तो दूंगा ना? है? और ऐसा आदेश जो है केंद्र सरकार, वो एक अधिसूचना जारी करके देती, मतलब अधिसूचना जारी करेगी। वहां पर आप नीचे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, संस्था या निगम को विक्रय करने का आदेश दे सकती है। ऐसा आदेश वह एक अधिसूचना के माध्यम से जारी करेगी। ठीक है? दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी इशूड बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन। एक अधिसूचना के माध्यम से जारी करेगी केंद्र सरकार। ठीक? अब अधिसूचना समझ गया ना? तो अब आप इधर ध्यान दो। ठीक? अब देखिए बेटा, विक्रेता को दिया जाने वाला कीमत, मतलब उसको कीमत कौन सी देंगे और कैसे तय होगा उसको दिया जाने वाला कीमत। ठीक है ना? ठीक? जो कीमत मिलेगी, बात समझ रहे हो ना? ये मेरे को अपने फसल बेच रहे हैं, तो मुझे इनको पैसा देना पड़ेगा ना? तो मैं कितना पैसा दूंगा, किस बेसिस पर दूंगा? समझ रहे हैं? तो ध्यान समझिएगा। पहली बात, ठीक है, यदि अधिसूचना जारी की गई हो या लागू हो, ठीक, जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि भाई फलाने व्यक्ति, आपको प्रोड्यूस जो है अपना मुझे बेचना है, फलाने व्यक्ति को देना है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। ठीक है ना? तो फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, इफ अ नोटिफिकेशन इज इशूड एंड इट इज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड, अधिसूचना को जारी भी किया गया और उसको लागू भी कर दिया गया है, लागू है, तब कीमत कैसे तय होगी? तो याद रखें, तब कीमत कैसे तय होगी? तो वह कीमत दी जाएगी, नंबर एक, यदि कोई करार हुआ है तो उस करार में तय की गई कीमत। ठीक है? इफ एनी एग्रीमेंट ऑकर्ड, ठीक है, देन द प्राइस शैल बी गिवन विच इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। मेरी बात समझ रहे हो? इसको ऐसे समझो तो बेटे, देखो तो ध्यान सुनो ना मेरी बात। नहीं आ रहा क्या समझ में? नहीं आ रहा समझ में? करार समझते हो? करार क्या होता है?
गाना सुने हो, दिल को करार आया, वही वाला है करार। हट ससुरे। इधर देखो, एग्रीमेंट। अच्छा समझो बेटा, सरकार कैसे इशू कर सकती है एक नोटिफिकेशन? सरकार अपने नोटिफिकेशन में नामजद कर देगी फलाना 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 लोग जो है, जिनसे पहले से मान लो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने पहले से एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक? या कोई व्यक्ति है जो पहले से एग्रीमेंट कर चुका है गवर्नमेंट से कि हम अपना, मतलब इसको ऐसे समझो ना, टेंडर निकाला जाता है ना, तो टेंडर हुआ, मान लो इसका टेंडर पास हो गया, उस टेंडर में इसने पहले कोट किया होगा कि अगर सरकार मुझसे सामान खरीदेगी तो मैं इतना रुपया प्रति क्विंटल में अपना धान भेज दूंगा। समझिए टेंडर। अब सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया कि ठीक है, जितने लोग भी टेंडर भरे थे, जिनका टेंडर पास है, वो हमको बेचे, फलान जगह पर ले जाकर के बेच दे। तो टेंडर में इसने जो कोट किया है, दैट मनी विल बी प्रोवाइडेड। नहीं समझे अभी भी? समझिए ना, टेंडरिंग के माध्यम से। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसा कोई टेंडर ही नहीं हुआ है, टेंडर नहीं मंगवाया है सरकार ने, या कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक? कोई भी एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, तो सरकार क्या करेगी? फिर सरकार परिकलित करके कीमत तय करेगी। परिकलित करके मतलब कैलकुलेट करके, समझ में बात? परिकलित करेगी मतलब कैसे परिकलित करेगी, किस तरीके से परिकलित करेगी? तो एक हो सकता है, मतलब इसको परिकलित करने या उसको कैलकुलेट करने का माध्यम कि उसके उत्पादन में कितना खर्च आया, भाई उत्पादन में जो भी खर्च लगा हो, ठीक? या आपका, और परिकलित करेगी तो सिंपल सा आप समझना चाहोगे ना, एमएसपी जी इसको, है ना? एमएसपी मतलब किसके ऊपर तय होता है एमएसपी? प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आया होगा, ट्रांसपोर्टिंग में कितना कॉस्ट आया होगा, इन्हीं के बेस पर तो ये परिकलित कर लेगी इस तरीके से। या एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि अधिसूचना के 3 माह पूर्व, ठीक है, अधिसूचना के 3 माह पूर्व औसत बाजार दर, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? अधिसूचना के 3 माह पूर्व औसत बाजार दर की कीमत के आधार पर भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना? एवरेज मार्केट रेट, ठीक है, प्रायर टू 3 months ऑफ दिस नोटिफिकेशन। नहीं समझे? मान लो जनवरी में कोई ऐसा अधिसूचना जारी किया सरकार ने, जनवरी में अधिसूचना जारी किया कि भाई इतना इतना सामान जो है आपको यहां पर बेचना है। तो एक तरीका ये हो सकता है, जनवरी के 3 माह पूर्व, मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में उस वस्तु की जो कीमत चल रही होगी बाजार में, उसका एक एवरेज निकाल करके दे सकती है। नहीं समझे? पक्का? ये इस तरीके से तय होता है, ठीक? दूसरा, यदि मान ले, यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई है, ठीक है ना? यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई है, या अगर जारी की गई है, ठीक है, यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई है या जारी की गई है, तो प्रवृत्त
यानी लागू नहीं है, तब समझे मेरी बात? If no any notification is issued or issued but not implemented, then which type or then how the price will be allocated to the seller? याद रखें, यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई है या अगर जारी की गई है तो लागू नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में विक्रेता को वह कीमत दी जाएगी जो राज्य सरकार तय करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब आप एक चीज समझिए कि केंद्र सरकार यदि किसी विक्रेता को बाध्य करती है कि आपको आपका सामान फलाने को बेचना है, ठीक, तो कीमत तो केंद्र सरकार ही तय करेगी। कब? जब अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना लागू है। लेकिन अगर अधिसूचना जारी नहीं की गई है और जारी की गई है तो लागू नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उसको वो कीमत दी जाएगी जो राज्य सरकार तय करती है। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तु के कीमत के विक्रय की दर कब निर्धारित कर सकती है, किन परिस्थितियों में निर्धारित कर सकती है? तो याद रखें, जब केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी ना की हो, और दूसरा यदि किया है तो वो लागू ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई डाउट इसमें? और किस आधार पर तय होता है, बात को समझना बेटा। राज्य सरकार क्या मनमानी कर सकती है? नहीं कर सकती। किस आधार पर तय होगा? तो नंबर एक, आधार क्या हो? जिस किस्म की वो फसल है ना, जिस किस्म की वह फसल है उसके औसत बाजार दर। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे? द रेट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्केट रेट। जिस किस्म की वो फसल है उस किस्म की फसल का जो औसत बाजार दर है, एक तो उसके बेस पर तय हो सकता, ठीक। दूसरा वह वस्तु जिस कीमत पर दुर्बल वर्ग को उपलब्ध करवाया जाना है, ठीक है। द रेट ऑन विच द कमोडिटी हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नहीं समझ रहे? एक बात बताओ बेटा, सरकार खरीदेगी तो काहे के लिए खरीदेगी? वितरण ही उनका उद्देश्य होता है ना। और वितरण किसको करेंगे? एलिट क्लास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। संपन्न वर्ग को थोड़ी करेंगे। किसको करेंगे? दुर्बल वर्ग को। उस दुर्बल वर्ग को कितने कीमत पर दिया जाना है उसके आधार पर डिसाइड करके दे सकती है। समझ रहे? तीसरा, फसल की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब ये फसल कितना उत्पादन हो सकता है, ठीक है ना, कितना उत्पादन नहीं हो सकता है। ज्यादा फसल उत्पादन होने की संभावना होगी तो ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा रेट। नहीं समझ रहे मेरी बात को? जितना ज्यादा उत्पादन रेट उतना कम, जितना कम उत्पादन रेट उतना ज्यादा। गर्मी में बोल दिया मान लो टमाटर को लगाने के लिए, टमाटर कम होता है गर्मी में, है तो रेट ज्यादा मिलेगा। और ठंडी में टमाटर ज्यादा होगा तो रेट, सिंपल सी बात। या फिर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर और एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द
एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और ये क्या है बताओ बेटा? ये क्या है? यही तो एमएसपी है। एमएसपी तय कौन करता है? वही है कृषि मूल्य एवं कीमत पर आधारित आयोग, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमिटी और कमीशन। समझ रहे बात को? जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो होता है, दे डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये वही कह रहा है, या तो बाजार कीमत पर तय कर ले, ठीक, या दुर्बल वर्ग को जिस कीमत पर देना है वो कीमत के आधार पर तय हो सकता है, फसल की संभावना को देख करके, या फिर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर। जो कृषि मूल्य आयोग ने जो सिफारिश किया है उसकी आधार पर। बताए समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? एमएसपी जो होता है ना, एमएसपी डिक्लेयर केंद्र सरकार करती है, लेकिन एमएसपी तय जो है वो एक कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो है वो तय करती है सिंस 1980 से। केंद्र सरकार का ही होता है, राज्य सरकार उसमें समर्थन मतलब बोनस देती है। तय केंद्र सरकार करेगी। एसेंशियल कमोडिटी में है ना, तो राज्य सरकार को पावर नहीं है। जिसका केंद्र सरकार ने तय नहीं किया उसको जो है राज्य सरकार तय कर सकती। मेरी बात समझ है? जैसे तेंदुपत्ता पर नहीं करती तो राज्य सरकार देती है उसके ऊपर में। सुने होंगे आप ये, इसलिए। और क्यों? क्योंकि यहां देखो ना, जहां अधिसूचना जारी नहीं है वहां पर राज्य सरकार तय करेगी, लेकिन राज्य सरकार भी मनमानी नहीं कर सकती। वो पहले वो देखे कि उस किस्म का जो भी फसल है उसका बाजार दर क्या है, नहीं दुर्बल वर्ग को कितने में देगी वो रेट दे सकती है। नहीं तो फसल की संभावना कम है तो ज्यादा रेट देगी, ज्यादा है तो कम रेट देगी। और लास्ट सीधा एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन की सिफारिश के आधार पर तय कर सकती। समझ में बात? ये इस तरीके से। अच्छा, एक अगली चीज है इसमें, थर्ड कंडीशन है, गन्ना यदि गन्ना या चीनी के विक्रय के लिए निर्देशित किया गया है, मैंने ये कहा शुरू में कि आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है, तो विक्रेता उसको अपना सामान बेचेगा जिसको बेचने के लिए कहा गया। अब अगर अधिसूचना जारी की गई है तो ऐसे रेट मिलेगा, कोई एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट का रेट मिल जाएगा, नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट उसको कैलकुलेट करेगी कितना देना चाहिए, या तीसरा बाजार दर पर दिया सकता है, एवरेज मार्केट रेट। अगर अधिसूचना जारी नहीं है तो राज्य सरकार देगी, ठीक है। राज्य सरकार 4 तरीकों से अपने रेट को डिसाइड कर सकती है। एक तो बाजार दर, दूसरा दुर्बल वर्ग को किस कीमत पर देना है, ठीक, तीसरा संभावना क्या है उस फसल की, और चौथा जो कृषि मूल्य आयोग का है। इन सब के अलावा अगर गन्ने की बात आती है, अगर गन्ने की बात आती है, ठीक, अगर गन्ना बेचने के लिए कहा गया है किसी को, तो फिर उसको कौन सी कीमत मिलेगी? तो याद रखें, उसको वह कीमत मिलेगी जो केंद्र सरकार तय करे। समझ रहे हैं? ठीक, केंद्र सरकार तय करे वही कीमत मिलेगी, लेकिन वो कीमत किस आधार पर तय होगा? तो देखें,
नंबर एक FRP, नंबर एक FRP, फिक्स्ड एंड रेन्यूमरेशन प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। फिक्स्ड एंड रेम्यूनरेशन प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। एक बात ध्यान समझे बेटे, इधर देखें। जिस तरीके से जो खाद्यान्न फसल होते हैं उनको खरीदने के लिए सरकार या किसानों को बेचने के लिए सरकार जो कीमत तय करती है MSP कहलाता है। तो जो खाद्यान्न होते हैं, फूड स्टफ्स जो होते हैं, चावल, गेहूं, दाल, ये सब, इसको सरकार खरीदती है। लेकिन जो गन्ना होता है, गन्ना, इसको सरकार नहीं खरीदती। किसान बेचता है, कारखानों को बेचता है। ठीक? जिस कीमत पर सरकार खरीदती है तो सरकार समर्थन देती है, इसलिए उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं खाद्य फसलों। लेकिन जिस कीमत पर एक किसान अपना गन्ना बेचता है कारखानों को, तो जब वो बेचता है तो उसको उसका उचित मूल्य और लाभ मिलना चाहिए, इसलिए उस कीमत को कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, फिक्स्ड एंड रेम्यूनरेशन प्राइस। तो बहुत क्लियर होना चाहिए, खाद्य फसलों को खरीदने के लिए जो कीमत तय होता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और जिस कीमत पर एक किसान अपने गन्ने को बेचता है वो उसका FRP होता है। एंड FRP इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। FRP भी केंद्र सरकार तय करती है, राज्य सरकार इसमें अपने हिसाब से बोनस दे सकती है। मेरी बात समझ रहे? तो अगर गन्ने को बेचने के लिए कहा गया है तो उससे वो कीमत लेंगे जो FRP में बताया गया है। मेरी बात समझ रहे? दूसरा, टैक्स इन सबको मिलाकर के तय होगा बेटा। एक किसान से जब केंद्र सरकार किसी को गन्ना बेचने के लिए कहेगी तो इन सबको मिलाकर तय होगा। एक तो FRP क्या है, मान लेते हैं FRP 200 रुपया है प्रति क्विंटल। फिर जो बेच रहा है तो जो उसको इनकम होगी, मान लेते हैं वो 10% के स्लैब में है तो 10% का उसको टैक्स लगता है, तो टैक्स को जेब से क्यों भरेगा भैया? कमाएगा उसी को तो बेचेगा टैक्स के रूप में। तो मान लो 10% टैक्स लगता है, 200 रुपए पर 10%, तो 20 रुपया जोड़ लो। ऐसा नहीं आ रहा समझ में? तीसरा, उसके उत्पादन पर आया खर्च, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गन्ना को जो उसने उत्पादन किया, उसके उत्पादन पर जो खर्च आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक। और चौथा, रिटर्न, प्रत्यागम बोलते हैं। रिटर्न मतलब आप कोई भी चीज बनाते हो बेचने के लिए, अगर तो आप चाहोगे ना कि मेरे को यार 10 रुपए का सामान बनाया तो 5 रुपए तो इस पर कमाना चाहिए मेरे को, है ना। हर आदमी एक्सपेक्ट करता है ना कि मेरे को कम से कम इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए, रिटर्न जो उसके पास सेव हो। मान लेते हैं 10% रिटर्न चाहता है वो, ठीक है। तो 200 का 10% कितना हो गया? 20। इसको तय करके होगा बेटा 340 रुपया उसको कीमत मिलेगी एक क्विंटल पर। FRP क्विंटल पर तय होता है ना। नहीं समझे मेरी बात? रिटर्न समझ रहे हो? रिटर्न लाभ, हाँ लाभ बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, लाभ बोल सकते हो। समझे मेरी बात? इस तरीके से गन्ने की कीमत तय होती है। ये पूछ देगा बेटा
गन्ने की कीमत एक विक्रेता के लिए कितने आधार पर तय होगी? 4। पहला एफआरपी, दूसरा, तीसरा उत्पादन की लागत, और चौथा रिटर्न। रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, और इसके बेस पर जो है उसको दिया जाता है। अब हर व्यक्ति तो अलग अलग एक्सपेक्ट कर सकता है ना, एक एवरेज निकालती है सरकार, उसके बेस पर तय करती है। समझ में आया? आया जी? क्लासिफाई करके एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक। ठीक, ये इस तरीके से आपका विक्रय होता है। एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे बेटा, थोड़ा सा नोट करके इसी में, ठीक, कोई भी उत्पादन करता है, एनी प्रोड्यूसर, या आयात करता है, इंपोर्टर, या निर्यात करता है इत्यादि, या कोई व्यापारी है, ठीक है ना, वह आवश्यक वस्तुओं का विक्रय, आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय, ठीक है ना, आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय उसी गोदाम से, ब्रैकेट में लिख लीजिए कारखाने के गोदाम से, करेगा जिसके या जिसे तय किया गया है। ठीक है ना? एनी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एक्सेट्रा कैन sell or purchase their essential commodities from the recognized godowns. मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझे जी? मतलब अगर आपको अपना बेचना है कोई भी चीज, या किसी उत्पादनकर्ता को कोई खरीदना है कोई भी चीज, तो उसके लिए बता दिया जाएगा कि तुमको इस कारखाने से गन्ना खरीदना है, ठीक है, या इस मंडी से ये सामान को खरीदना है, उसके अलावा कहीं और से वो खरीद बेच नहीं सकता। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि क्रय विक्रय स्थल भी सरकार ही तय करती है, केंद्र सरकार, कि कहां से कोई वस्तु खरीदी जानी है, कहां पर कोई वस्तु बेची जानी है। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो ये था इसमें। इसके अलावा जो हम कंटिन्यूएशन में आ रहे थे, वो कौन से पॉइंट में थे हम? फोर्थ पॉइंट। ये तो नोट हो गया ना, कॉपी थोड़ा घुमाओ तो। उसी का आगे ये था, है ना, फोर्थ पॉइंट का। ठीक, फिफ्थ पॉइंट होगा ना, जो होगा अपने कॉपी में लिखते रहना। अब देखो एक और चीज, इसके अलावा अब इसके आगे चलेंगे तो आवश्यक वस्तु के भंडारण, स्टोरेज, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, इत्यादि पर नियंत्रण कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार जो है आवश्यक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन इत्यादि पर भी नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, मतलब कितना भंडारण किया जाना है उसकी सीमा को भी तय कर सकती है, कि कोई व्यक्ति जो है कितना स्टोर कर सकता है आवश्यक वस्तु को, उसके परिवहन की सीमा को भी, मतलब परिवहन किस माध्यम से होगा उसको भी तय कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये, इसके अलावा नेक्स्ट देख, याद रखें कि प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्येक व्यक्ति या संस्था या ऐसा समझ ले उत्पादनकर्ता को आवश्यक वस्तु से संबंधित दस्तावेज तैयार रखना चाहिए एवं निरीक्षण के समय उसे प्रस्तुत करना होगा। समझ रहे? एवरी इंडिविजुअल or institution has to prepare the document related with the essential commodities. प्रत्येक व्यक्ति को, संस्था को या उत्पादनकर्ता को आवश्यक वस्तु से संबंधित दस्तावेज तैयार रखना चाहिए। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति है जिसको ऐसा आदेश दिया गया है कि आप अपने सामान को फलाने को बेचोगे, तो वो क्या करना चाहिए? उसको एक डॉक्यूमेंट बना करके तैयार रखना चाहिए। ठीक? और जब भी इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाए तो उसको इंस्पेक्शन के समय पर प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं समझ पाया? अगला चीज देखें, यदि कोई, ठीक है, यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसकी संपत्ति संपहरित कर ली जाएगी। ठीक है? इफ एनी violates the rules of this act, their property shall be taken over by the government. समझ रहे हैं? यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा, जो कहा गया दस्तावेज बनाने के लिए दस्तावेज नहीं बना रहा है, जिस कीमत पर बेचने के लिए कहा गया उस कीमत से ज्यादा कीमत मांग रहा है, किसी भी प्रकार का अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा, देयर प्रॉपर्टी कैन बी टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट। संपहरित किया जाना मतलब राज्य सरकार द्वारा किसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना। समझ रहे हैं? तो कोई नियमों कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसकी जितनी भी जमीनें हैं उस जमीन को कब्जे में ले लेगी सरकार में। मेरी बात समझ रहे हैं? यह है धारा 3। और खास बात यह है इसमें कि इसके अंतर्गत अगर कोई भी अधिसूचना जारी की गई है धारा 3 के तहत, जैसे शुरू में अधिसूचना बता रहा था मैं आपको, बेचने के लिए अधिसूचना जारी की है, कोई भी अधिसूचना जारी की गई है तो उसे संसद के समक्ष रखना अनिवार्य होगा। ठीक है? यह था आपका धारा 3। काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है। आया समझ में अच्छे से? ठीक, इसको याद करके आइए और फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए ठीक है। हाँ, कंप्यूटर की क्लास इसके बाद होती है, कंप्यूटर की क्लास। ठीक है? तो कंप्यूटर की क्लास को अटेंड कर लें आप। ठीक, क्योंकि इसमें तो है ही वो फूड इंस्पेक्टर में, प्लस इसके बाद जो छात्रावास अधीक्षक आने वाला है उसमें तो 50 क्वेश्चन आता है, 25 मतलब मिनिमम बनना चाहिए आपसे क्वालिफाई करने के लिए। तो कंप्यूटर की क्लास को जरूर करें। ठीक है ना? जिनको एग्जाम देना है। हाँ, कौन सुबह वाला? अब इसमें ना बेटा मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी सब फटाफट, मतलब जितने भी लोग हैं अपना इस बैच वाले, सब फटाफट आप एडमिशन ले लें जिनको भी लेना है इसमें एक्ट में, और एडमिशन ले करके फिर इसको अभी ऑनलाइन मोड पर ही अपन चलाते हैं। ऑफलाइन अभी मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है ना? तो ऑनलाइन मोड पर चलना ज्यादा
सबके लिए लाभकारी होगा, ठीक? क्योंकि देख तो रहे हो, भले जो भी चीजें हो, लेकिन आदमी एक भीड़ में रहता है तो थोड़ी समस्या तो रहती है, ठीक है? आप लोग क्या चाहते हो? वो तो आप चाहोगे, मान लो अगर अभी हम नहीं करेंगे ऑनलाइन, एक आध हफ्ते में तो सरकार ही बोल देगी वो करने के लिए, ठीक है? तो कुल मिलाकर के आप लोग ऑनलाइन ही आए सब कोई तो ज्यादा बेटर है। बनेगा सबको? जब तक हो जाए तब तक क्या है, सब पड़े रहेंगे तब। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऑनलाइन ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ऑनलाइन में जाना जरूरी है। सब कोई फटाफट अपना प्रक्रिया को पूरा करे और वो कर ले, आपका आईडी ले ले, ठीक है? आईडी आप लोग को सब कोई को मिल जाएगी, और ऑनलाइन करें ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है?